हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नेटवर्क इशू की वजह से वो मतलब पूरी उसमें नहीं हो पाई। तो उसका आगे वाला जो पार्ट है मैं उसको फिर से क्रिएट कर रही हूँ उसको, जो है इस वीडियो को। तो उसमें थोड़ा इशू रहा था, वो 36 मिनट तक ही वो उसमें अपलोड हो पाई है। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, लास्ट अभी जो थोड़ी देर अपलोड की थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब इसमें हम क्वेश्चन 45 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 45, द थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग रेफर्स टू। यहाँ पर ये वर्ड आता है थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। ये क्या होता है? गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो लगाया जाता है ये उसी जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है वही इसको पे करता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है ज़रूरी नहीं है वो उसको पे करे। ठीक है, जैसे जो प्रोडक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोडक्शन जो है जो सेल्स टैक्स होता है, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर ये सेलर के ऊपर लगाया जा रहा है तो सेलर इसको बायर के ऊपर शिफ्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा करके। तो ये होता है टैक्स शिफ्टिंग, यानी कि जिसके ऊपर लगाया गया है वो टैक्स के बर्डन को दूसरे पर्सन के ऊपर जब शिफ्ट कर देता है तो वो कहलाता है थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। तो इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू, इसके जो ऑप्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। पासिंग द टैक्स बर्डन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और वाइस वर्सा। ये ठीक है, क्योंकि इसमें जब प्रोड्यूसर या सेलर के ऊपर लगाया जाता है तो वो क्या करता है? टैक्स के बर्डन को कंज्यूमर के ऊपर वो शिफ्ट कर देता है। बाकी के ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन गवर्नमेंट ओनली, नो। टैक्स एवेजन बाय बिजनेसमैन, यानी कि व्यापारियों द्वारा कर की चोरी होती है, नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट्स थ्रू लूपहोल्स, नो। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द बैलेंस ऑफ पेमेंट The balance of payment theory of exchange rate determination primarily emphasize which fundamental factor? यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में जो एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड और जो सप्लाई होती है, डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के इंटरेक्शन से होता है। जहाँ पर डिमांड एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड और उसकी जो सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर होगी, वहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता है वो किन फैक्टर की वजह से होता है? तो वो एक्सचेंज रेट के डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो हम लोग पढ़ते हैं। मॉनेटरी बेस ऑफ द कंट्री, नो। प्रेजेंस ऑफ गोल्ड रिजर्व, नहीं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यस। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस इन रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स, नहीं, ये इसका नहीं होगा। तो 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 47, द रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी लास्ट, जो है ये दूसरी बार रिपीट हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। ये पिछले भी उसमें आप चेक करना, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हैव नो इफेक्ट ऑन कंजप्शन, ठीक है, ऐसे करके उसका एक जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है पीजीटी में जो इस टॉपिक के ऊपर रिपीट हुआ है इसी पेपर में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। प्रपोजिशन इन पब्लिक फाइनेंस सगेट्स दैट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू डेप्ट रेदर देन इमीडिएट टैक्सेशन,
सबसे पहले ये मैंने समझा दिया था, ये क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करती है, अपने एक्सपेंडिचर को किससे फुलफिल करती है? बोरोइंग से, उधार लेकर। ठीक है, वो टैक्सेस को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करती है, तो वो बोरोइंग से अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने की कोशिश करती है अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू डेब्ट, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग थ्रू डेब्ट रेदर देन इमीडिएट टैक्सेशन। ठीक है, तो इसका जो है बाकी का हम ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले भी इसका काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। जब वो टैक्सेस इसको फुलफिल नहीं करती है, टैक्स नहीं लगाती है, तो लोगों के हाथ में जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, और इनके अकॉर्डिंग लोग इस बढ़ी हुई लिक्विडिटी को कंजप्शन के ऊपर खर्च ना करके उसको क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो जिसकी वजह से इसका कंजप्शन है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है और सेम इसका आंसर है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन इसके आंसर हैं। तो यहाँ पर जब ये आएगा बी वाला, हैज़ नो रियल इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एज हाउस होल्ड एंटिसिपेट फ्यूचर टैक्सेस। तो यहाँ पर क्योंकि कंजप्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोग क्या करेंगे? उस बढ़ी हुई टैक्स वाली लिक्विडिटी को वो सेव करेंगे, और फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है? सरकार फ्यूचर में टैक्सेस को बढ़ा दे, तो उस टैक्स को पे करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इसको सेव कर लेते हैं। तो यही इसमें दिया है, हैज़ नो रियल इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब उनका जो कंजप्शन होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज हाउस होल्ड्स मतलब जो फैमिलीज है वो क्या करेंगे कि प्रत्याशित फ्यूचर, भविष्य में जो सरकार अगर टैक्सेस लगा देती है तो उसको भरने के लिए, उसको देने के लिए सरकार लोग जो हैं इसको अभी से सेव करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। ठीक है, 47 का बी। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये ऑलरेडी सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन इसी पेपर में पहले वाली वीडियो में जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ सिंगल फर्म इज। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़, जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, एकाधिकार की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, या हम कहें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है मोनोपोली में, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है तो उसके प्राइसेस कितने भी हाई हो जाएं, कितने भी लो हो जाएं, कंज्यूमर के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो अगर वो डव साबुन यूज़ करता है और डव साबुन के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं, तो उसके सामने ऑप्शन है कि वो नंबर 1 को यूज़ कर सकता है, वो लक्स को यूज़ कर सकता है। यानी कि जब ये महंगा हो जाएगा तो उसके सामने कुछ सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जैसे दूसरे भी प्रोडक्ट है जिनको वो एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकता है, लेकिन ये मोनोपोली में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में वो प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल है, अकेला है, एक ही प्रोडक्ट है, उसको बेचने वाला एक है, तो यहाँ पर उसकी जो डिमांड होती है वो मोर इनइलास्टिक होती है, या हम कहें मोर इन इलास्टिक होती है। ठीक है, मोर इन इलास्टिक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसके सामने ऑप्शन है कि अगर एक का प्राइसेस बढ़ जाए तो वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, यानी कि उनकी डिमांड को कम कर सकता है, तो यहाँ पर ये होता है लेस इन इलास्टिक, लेस इन इलास्टिक, या हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक। उसकी जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी। यानी कि जब हम बात करेंगे मोनोपोली में जो कर्व होता है वो ज़्यादा ऐसे होता है, थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं तो वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है, ये वाला। इसका मतलब होता है मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक क्यों? क्योंकि
उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर एक का प्राइसेस बढ़ जाए, डव का प्राइसेस बढ़ जाए, तो वो दूसरे ऑप्शन उसके सामने अवेलेबल हैं जिनको वो खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर डिमांड जो होती है मोनोपोली में, वो मोर इन इलास्टिक होती है, यानी लेस इन इलास्टिक। तो यहाँ पर क्योंकि सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वो खरीदना ही पड़ता है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो मोर इन इलास्टिक होती है। इसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक के कंपैरिजन में जो कर्व होता है वो मोर वर्टिकल होता है, वो वर्टिकल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसका पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक। नो, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है ऐसे करके, तो ये ऐसे नहीं होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बट मोर इलास्टिक देन मोनोपोली। यस, इसमें दिया है ये नीचे की तरफ होता है, लेकिन ये मोनोपोली के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक होता है, ऐसे करके फ्लैटर ज़्यादा होता है। ये कम फ्लैट है, ये ज़्यादा फ्लैट है। ज़्यादा फ्लैट का मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये बी ठीक होगा। हॉरिजॉन्टल, नो। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि ये ऐसे, तो ये पूरी तरह से वर्टिकल नहीं होता है, तो इसका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, the concept of price rigidity in Sweezy's model is related to which market form? स्वीजी ने एक मॉडल दिया था प्राइस रिगिडिटी। ये कहते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो इजीली बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइसेस कम होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, यानी कि रिगिडिटी मतलब अगर एक प्रोड्यूसर, ये कहते हैं कि मार्केट में अगर कोई P1 प्रोड्यूसर है, वो प्राइसेस को बढ़ा देता है अपने प्रोडक्ट के, ठीक है, तो मान लो इकोनॉमी में क्या है कि कोई पेन जो है वो 5 रुपए में मिलती है, 5 रुपए में। प्रोड्यूसर 1 ने क्या किया, इसको 5 रुपए से 6 रुपए कर दिया। एक और प्रोड्यूसर है P2, ठीक है, ये 5 रुपए में ही बेच रहा है, तो P1 ने इसको 6 रुपए कर दिया 5 से। तो ये कहते हैं स्वीजी कि P2 प्रोड्यूसर जो है इसको फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है P2 के कंपैरिजन में P1 के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे, और जब P1 के प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो इसके जो कस्टमर है वो P2 के पास चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये तो P2 का फायदा हुआ, प्रोड्यूसर 2 का। तो ऐसी कंडीशन में जब P1 एक प्रोड्यूसर प्राइसेस को बढ़ाता है तो दूसरा प्रोड्यूसर उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो ये होता है रिगिडिटी। लेकिन अगर प्रोड्यूसर इसको 5 से घटा करके 4 रुपए कर देता है और P2 उसी प्राइसेस पर बेचता है, तो ये P2 के लिए लॉस होगा। लॉस मतलब क्यों? क्योंकि उसने P1 ने P2 के कंपैरिजन में प्राइसेस को कम कर दिया। इससे क्या होगा, जो सस्ता बेचेगा जाहिर सी बात है कस्टमर उसके पास जाएंगे। तो P2 के कस्टमर जब, क्योंकि वो 5 रुपए में दे रहा है और दूसरा कस्टमर 4 में दे रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग कंज्यूमर 4 रुपए वाले के पास जाएंगे। तो यहाँ पर P2 जो है इसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। फॉलो मतलब अगर इसने 4 रुपए पैसे कम कर दिए हैं तो ये भी अपने प्राइसेस को फॉलो करके उसको 4 रुपए कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्वीजी मॉडल कहता है कि अगर प्रोड्यूसर प्राइसेस में वृद्धि करता है तो बाकी प्रोड्यूसर उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो प्राइसेस को कम कर देता है तो बाकी प्रोड्यूसर क्या है, उसको फॉलो करेंगे। तो ये है स्वीजी मॉडल, और ये कब होता है, ये होता है ओलिगोपोली मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। परफेक्ट मार्केट मोनोपोली मोनोस्टिक नहीं होगा। तो 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 question, in a general equilibrium framework for international trade, the conditions for global equilibrium requires that। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा, लेकिन क्वेश्चंस का जो नेचर है पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। इसमें दिया है इन अ जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क, ठीक है, कोई एक सामान्य संतुलन की स्थिति है। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड द कंडीशन फॉर ग्लोबल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट। इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबल लेवल पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? देखो, ट्रेड के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड जो होता है जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो इसके कंपोनेंट है, इनकी वजह से होता है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट मतलब प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, डिमांड का मतलब होता है इंपोर्ट, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब हमारा इंपोर्ट और
एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर होगी, यानी जितना हम विदेशों से मंगाते हैं उतना ही बेच देते हैं, न प्रॉफिट न लॉस, यानी कि हम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हैं। ठीक है, ऐसे ही इस चीज़ को हम हर देश के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो मतलब टोटल सप्लाई, जो फॉरेन ट्रेड की जो टोटल सप्लाई है वो फॉरेन ट्रेड की टोटल जो डिमांड है, जब वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ईच कंट्री मस्ट हैव बैलेंस ट्रेड इंडिविजुअली, नो। ऑल कंट्रीज मस्ट यूज आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, नहीं। हो सकता है कि एक जैसी उनकी उत्पादन तकनीक हो, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि सबका डिमांड सप्लाई बराबर होगा। वर्ल्ड एक्सेस डिमांड फॉर ईच गुड मस्ट इक्वल टू 0। अच्छा, चलो ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी, और बाकी का जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फैक्टर प्राइसेस मस्ट बी इक्वलाइज्ड अक्रॉस ऑल कंट्रीज, नहीं ये नहीं होगा। देखो इसका जो ऑप्टिमम अभी जो आंसर है वो है सी, वर्ल्ड एक्सेस डिमांड फॉर ईच गुड मस्ट इक्वल 0। वर्ल्ड एक्सेस डिमांड मतलब वर्ल्ड एक्सेस डिमांड, इसका मतलब है कि सप्लाई और डिमांड का जो एक्सेस है, एक्सेस मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 है। 0 मतलब जैसे उल्टा लिख दिया, ये डिमांड में से जब हम सप्लाई को घटाएंगे तो ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको इधर भेजूंगी तो ये यही होगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये इनडायरेक्ट वे में आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51, A regional producer produces in that region where, A regional producer produces, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। टीपी जो होता है वो ऐसे करके होता है, मैक्सिमम पॉइंट, फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट से यहाँ, ठीक है, फिर ऐसे जो एमआर कर्व होता है वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके, ठीक है, ये एमपी होता है। ए आर कर्व इससे नीचे रहेगा, फिर ऊपर की तरफ वो ऐसे जाएगा, ये है एपी कर्व। अब यहाँ पर पूछा है कि रेशनल जो कंज्यूमर होता है वो कहाँ प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो करता है रेशनल प्रोड्यूसर, जहाँ उसको बेनिफिट होता है वो करता है सेकंड स्टेज में। ये जो स्टेज होगी ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, ये यहाँ प्रोडक्शन करेगा क्योंकि यहाँ पर टीपी इंक्रीज हो रहा है, एपी पॉजिटिव है और एमपी पॉजिटिव है सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ जो ऑप्शन पूछे, पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन में किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, एमपी एमपी एमपी। तो हमें एमपी का जो नेचर है वो देखना है। एमपी का नेचर क्या है सेकंड में ये क्या है, ये इसकी जो वैल्यू है वो फॉल कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। ठीक है, जैसे जैसे हम लेबर की सप्लाई को इंक्रीज करते जाएंगे, लेबर क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल इनपुट है, वेरिएबल इनपुट मतलब इसकी सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है, जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एमपी फॉल करता है, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड इनपुट, नहीं, यहाँ पर लेबर क्या है, फिक्स्ड इनपुट का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये जो आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो शॉर्ट रन का होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इसका आंसर नहीं होगा। एमपीपी ऑफ द वेरिएबल बिकम्स डिक्लाइनिंग, ये ठीक लग रहा है क्योंकि एमपीपी जो वेरिएबल इनपुट का जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्लाइन करता है, नीचे की तरफ आता है। ये अभी ठीक लग रहा है। बाकी के ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एमपीपी ऑफ द फिक्स्ड इनपुट, नहीं, फिक्स्ड इनपुट नहीं होगा। एमपीपी ऑफ द फिक्स्ड इनपुट बिकम्स नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव नहीं होता है। देखो यहाँ से थर्ड स्टेज में ऊपर से नीचे तक हम यहाँ तक आएंगे, ये पॉजिटिव है। थर्ड नेगेटिव कब होता है, जब वो इस लाइन के बाद में इधर थर्ड स्टेज में जाता है, तब जाकर ये नेगेटिव होता है। लेकिन हम सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव की वजह से डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। Question number 52. The European Union single market is characterized by the four freedoms. Which of the following is not one of the freedoms?
यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पिलर हैं? पहला है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स के बाद सर्विसेज के बाद है कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। ये 4 पिलर हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से पिलर हैं। इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये इसमें पूछा है मार्केट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। नॉट मतलब कौन सा नहीं है। गुड्स है, ठीक है, कैपिटल है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या है? चौथा लेबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। ये जो 4 पिलर्स होते हैं, ईयू के टोटल 27 मेंबर हैं, ठीक है। 27 मेंबर के साथ साथ कुछ और कंट्रियों के साथ में इस 4 पिलर्स का जो प्रिंसिपल है या थ्योरी है उसको उनके ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आइसलैंड है, उसके साथ है नॉर्वे है, ठीक है। इनके साथ भी ये 27 देशों के साथ साथ अदर 2-3 कंट्री है, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, तो उन पर भी ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। तो 52 का जो आंसर होगा वो फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी नहीं होगा बल्कि ये लेबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से आपका मेन मीडियन मोड, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है तो फिर से वापस इसी पर ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आप मोड दिया है, मोड की वैल्यू दी है, मोड ऑफ द डेटा इज 18 एंड मीन इज 24। मीन की जो वैल्यू है वो दिया है 24 और हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला इन तीनों के बीच में मैंने बताया था रिलेशनशिप, तो वो क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो इसको निकालो, z इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की वैल्यू है, सॉरी मीडियन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मोड की वैल्यू दी हुई है 18 और 2 इंटू एक्स बार है 24। तो इसको जब हम करेंगे 18 इज इक्वल टू 3m माइनस 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 48 इज इक्वल टू 3m। इसको ऐड करिए, 8 और 8 6 5 6 इज इक्वल टू 3m। जब इसको मैं एक तरफ ले लेती हूँ, m इज इक्वल टू 66/3 इज इक्वल टू 22। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 होगा। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अन्नपूर्णा स्कीम इज टू। देखो अन्नपूर्णा के ऊपर 3 क्वेश्चन बने हैं पीजीटी में। एक ये है, एक पीछे मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आया था और आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अन्नपूर्णा जो स्कीम, सॉरी अंत्योदय, हाँ ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 3 बार नहीं 2 बार आया है अन्नपूर्णा वाला, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन था मैचिंग वाला उसी से इसका आंसर निकल आएगा। अन्नपूर्णा जो स्कीम है, जो ऐसे लोग, अंत्योदय अन्न योजना आपने सुना होगा, तो ऐसे लोग जिनको अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो उनको ये योजना जो है उनको फूड सप्लाई करती है, फूड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पड़ेंगे, सब्सिडाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन इन एग्रीकल्चर नहीं, प्रोवाइड फ्री फूड अग्रेंस्ट टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन, यस। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फाइनेंस क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल यूथ, नहीं। तो 54 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। Question number 55. According to the modern theory of wages, the equilibrium wage is determined by. जब मॉडर्न थ्योरी आती है तो मॉडर्न थ्योरी हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की बात करती है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो जब वेजेस का डिटर्मिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, तो ये कहता है डिमांड फॉर वेज एंड सप्लाई ऑफ वेज, कितना मजदूरी देना चाहते हैं प्रोड्यूसर ऑफ वेज। तो वेजेस की, सॉरी वेजेस नहीं, लेबर आएगा, ठीक है, लेबर। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, लेबर।
तो ये कहते हैं मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेजेस का डिटर्मिनेशन होता है वो मजदूर की मांग और मजदूरी की जो सप्लाई है उसके द्वारा डिटरमाइन होता है, यानी कि उनकी डिमांड और सप्लाई से होता है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट वेज पॉलिसी, नहीं, सरकार इसको डिटरमाइन नहीं करती है। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यस, जैसा मैंने बताया था, आंसर मिल गया। तो बी इसका आंसर होगा। एम्प्लॉयर्स आर्बिट्रेरी डिसीजन, नहीं, वो अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, नहीं। तो 55 का जो आंसर होगा वो इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल। इसमें दिया है द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल, यानी कि सरकार जो खर्चा करती है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और उनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पूछा है। तो देखते हैं क्या है। रिसोर्स एलोकेशन इफेक्ट थ्रू क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सरकार बहुत ज़्यादा जब एक्सपेंडिचर करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप आर भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये इफेक्ट करता है क्राउडिंग आउट, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो ये ठीक है, ये इसका इफेक्ट होता है। स्टेबलाइजेशन इफेक्ट थ्रू मल्टीप्लायर इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मतलब जितना ज़्यादा खर्चा होगा लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका कंजप्शन बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, तो ऐसे करके ये सर्कल बन जाता है, कई गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये ठीक है, ये वाला भी। ऑटोमेटिक एलिमिनेशन ऑफ ऑल मार्केट फेलर्स, नो, इसमें दिया ऑटोमेटिक एलिमिनेशन, ऑटोमेटिक नहीं, इसको सरकार करती है, तो इसीलिए ये वाला इम्पैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, यस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है सी वाला। ठीक है, तो 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सच दैट। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है इसको दिया था डॉल्टन ने। ठीक है, इसको किसने दिया था, एच डॉल्टन ने। एच, इनका जो नाम है वो एच डॉल्टन है, और इसको इन्होंने दिया था 1920s में। फिर बाद में इसको कई लोगों ने डेवलप किया था, जैसे कि पीगू हो गए, पीगू ने इसको एक्सटेंड किया था, डेवलप किया था। पीगू के बाद में फिर मसग्रेव हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं वो उस लेवल का होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस ऐसी होनी चाहिए, यानी उस लेवल तक उसको करना चाहिए जहाँ पर जो सोशल एडवांटेज है, सोशल वेलफेयर या हम कहें डेल्टन की लैंग्वेज में एडवांटेज, सामाजिक लाभ, वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ये कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो नेट सोशल बेनिफिट तब होगा जब हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो, ये डाल्टन कहते थे। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सच दैट, ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हमारी एमएसबी एमएससी के बराबर हो। तो इसको ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। कब होनी चाहिए, जब इससे क्या होता है, शुड बी सच दैट, जिससे कि पब्लिक डेब्ट इज मिनिमाइज्ड, नहीं। द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल द मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यस, आंसर मिल गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस, नहीं। पब्लिक रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज, ये भी नहीं। तो 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें दिया है विच प्रिंसिपल वॉज नॉट, ये जो वर्ड है इनकी वजह से पूरा ऑप्शन चेंज हो जाता है, तो इन वर्ड्स को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। नॉट अ फंडामेंटल पिलर्स ऑफ द ओरिजिनल गेट 1947। गेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड।
टैरिफ एंड ट्रेड। अब यहाँ पर ये दिया है कि इसके कुछ फंडामेंटल पिलर हैं गैट के, जैसे मैं उनका नाम यहाँ लिखती हूँ। जैसे पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट। और ये गैट का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 उसमें मेंशन है इसके बारे में। दूसरा जो पिलर है वो है नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल, इसको मैं एक नए पेज पर लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो यहाँ लिख लेती हूँ जो पिलर हैं किसके, गैट के। तो पहला पिलर है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, और ये गैट का जो आर्टिकल 1 है उसमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो है वो है नेशनल ट्रीटमेंट, ये गैट का जो आर्टिकल 3 है उसमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तीसरा है टैरिफ बाइंडिंग एंड रिडक्शन, टैरिफ बाइंडिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ है एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और इसका गैट का जो आर्टिकल 11 है उसमें इसके बारे में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे हैं। अब देखते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा पिलर है जो कि इसका पिलर नहीं है गैट का। तो एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़ लीजिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, टैरिफ बाइंडिंग एंड प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, ठीक है। बाइंडिंग एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ, ये भी ठीक है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, नहीं ये वाला नहीं है। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, ये भी ठीक है। तो इसका नोट वाले में जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो गैट का प्रिंसिपल नहीं है। तो 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन asserts दैट। अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्शन को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट, ज़मीन हो गई, ठीक है, ये फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये कहते हैं कि इनके द्वारा जो प्रोडक्शन बनाया जाता है और उस प्रोडक्शन से हमें जो इनकम मिलती है, उस इनकम को जब इनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेबर में, कैपिटल में, तो सारा का सारा जो इनकम है वो मतलब सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इनकम ज़ीरो हो जाती है जब इनको इनकी एमपी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो पूरी जो कमाई है वो ज़ीरो हो जाती है इनकम, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये बताती है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका जो ऑप्शन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, एवरी फैक्टर अर्न्स मोर देन इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, नहीं, इसमें जो है हर जो फैक्टर्स होता है उसको उतना ही मिलता है जितना उसकी एमपी होती है, ठीक है। तो ये मोर देन नहीं होगा, मोर देन की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ईच फैक्टर अर्न्स द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, यस, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के वैल्यू के इक्वल ही अपना अर्न करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। 59 का आगे का जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वेजेस आर ऑलवेज अबव एपी, नहीं ये भी गलत होगा, तो डी भी गलत है। रिटर्न्स आर फिक्स्ड बाय लॉ, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो अर्निंग होती है वो इनकी एमपी के बराबर होती है। तो 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60,
इस क्वेश्चन में आपके सामने बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं और उनको हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो अरेंज द फॉलोइंग लेबर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे। जैसे पहला वाला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। ये जो एक्ट आया था ये आया था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये एक्ट आया था 1948 में, 1948। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये आया था 1972 में, 1972 में। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये आया था 2020 में। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आया है, 2020 1972 बी वाला, बी, फिर 48 के बाद में 52 ए, फिर 72 डी, और सबसे लास्ट में आया है 2020, यानी कि 1 मिनट, ये आएगा बी ए सी एंड डी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ए सी डी होगा। तो 60 का आंसर ए, बी ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 61, इन इंडियाज मॉनेटरी एग्रीगेट क्लासिफिकेशन M3, ये कम दिखाई दे रहा है, 61 में ये M3 है। ठीक है, ये वाला जो है ये है M3। ठीक है, तो M3 क्या होता है, जैसे जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होता है उनको डिफाइन किया गया है M1, M2, M3 एंड M4। तो उन्हीं में से एक है M3। अब M3 वो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होता है जिसमें हम M1 को काउंट करते हैं। M1 में क्या आता है, करेंसी आती है, प्लस डिमांड डिपॉजिट आता है, प्लस अदर डिपॉजिट आते हैं। तो ये जो पूरा होगा ये M3 में आएगा, प्लस इसमें क्या है, टाइम डिपॉजिट को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें है इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, ओनली करेंसी इन सर्कुलेशन, नो। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते, M2 प्लस M2 नहीं होता है, 1 मिनट, ये नहीं होगा। ठीक है, डी है M1 प्लस सेविंग, नो सेविंग नहीं होता, ये टाइम डिपॉजिट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत हो जाएगा। तो 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 क्वेश्चन, वेयर ई इज इक्वल टू 0 द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती है तो वो कैसा होता है, इसका जो कर्व बनता है वो ऐसे करके बनता है, और ये कर्व क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा परफेक्ट इलास्टिक नहीं, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, सी, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो 62 का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज जो डिमांड है वो लेस है, लेस मतलब छोटा है, परसेंटेज चेंज इन, या हम कहें परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नहीं, प्राइस। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होती है, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में उससे कम चेंज हो रहा है, तो ये होती है लेस इलास्टिक, या हम कहें मोर इन इलास्टिक। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी। तो यहाँ पर इसका हम पढ़ते हैं लेस देन 1, यस आंसर आ गया। ग्रेटर देन 1 नहीं, वो इलास्टिक हो जाता है, ये यूनिटरी इलास्टिक होता है, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। तो 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 ऑप्शन, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको सबसे पहले दिया था एक हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट, उनका नाम क्या था, इसको नोट कर लीजिए। ये 2 लोग थे। ठीक है, एक का नाम था डेविड
डेविड ब्लूम, और एक का नाम था डेविड कैनिंग। डेविड कैनिंग, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, और इससे क्या होता है कि डेमोग्राफिक जनसांख्यिक लाभांश हिंदी में कहते हैं। तो ये किन लोगों से मिलता है? ये कौन होते हैं? जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स 15 से लेकर के 49 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाता है, और यही इसी से हमें जो है प्रॉफिट मिलता है, यही हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इमीडिएट गेन्स फ्रॉम रैपिड एजिंग नहीं, फिजिकल सरप्लस फ्रॉम डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, हायर रेमिटेंसेस फ्रॉम, ये भी नहीं होगा, इकोनॉमिक एडवांटेज फ्रॉम अ लार्जर वर्किंग पॉपुलेशन। यस, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन 65, according to the Marshall-Lerner condition, a currency depreciate will improve the trade balance if। ये मार्शल लर्नर कंडीशन, मार्शल लर्नर जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, इसमें एक करेंसी जब डिप्रिशिएट करती है, डेप्रिसिएशन करती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन जो होता है इसको कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, लेकिन एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये मार्केट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक जो डिफरेंस है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब डिप्रिसिएशन होता है तो उससे ट्रेड कब इम्प्रूव होगा? यदि जो इलास्टिसिटी होती है किसकी? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो अगर ग्रेटर देन 1 है इनके अकॉर्डिंग, तब ट्रेड इम्प्रूव करेगा। ठीक है, मार्शल लर्नर के अकॉर्डिंग। तो इसमें देख लेते हैं, सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी एक्सीड्स यूनिटी। यस, इसका आंसर आ गया, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है उनको जोड़ दिया जाए और वो एक से ज़्यादा हो, देन उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेड है वो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन। ठीक है, इंपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी, इंपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटी, नो, ओनली इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट का भी होगा। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन इंपोर्ट वॉल्यूम, नहीं। एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी एक्सीड्स, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय। देखो यहाँ पर क्या है, कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है वो किससे डिटरमाइन होती है? तो इंटरेस्ट जो रेट है वो जाहिर सी बात है कीन्स ने बताया था, मनी डिमांड और जो मनी सप्लाई होती है इनके द्वारा जो है इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नो। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये भी नहीं होगा। टाइम प्रेफरेंस एंड प्रोडक्टिविटी कंसिडरेशंस ओनली, द टाइम एंड सप्लाई ऑफ मनी। यस, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेट्स दैट। देखो वैगनर एक्सपेंडिचर कहता है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है यानी जीडीपी हमारा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वैगनर दे दिया था और इसमें वो कहते हैं कि जिस तेजी से जीडीपी बढ़ती है, उस तेजी से जिस तेजी से जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो यह हम कहें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके ऑप्शन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर एज अ प्रोपोर्शन जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। यस, इसमें जीडीपी जो होती है पर कैपिटा इनकम, या हम कहें जो उसके कंपेरिजन में पर कैपिटा इनकम या इनकम जीडीपी उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ए इसका ठीक होगा। बाकी ऑप्शन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड इक्वल टैक्स रेवेन्यू, नहीं, ये भी नहीं होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोज फास्टर देन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। तो 67 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, The demand curve in case of monopolistic competition is more elastic as compared to a monopoly due to।
देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, प्रीवियस जो क्वेश्चन था इसी में, जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली, उसमें क्या होता है कि जो इसका डिमांड कर्व होता है वो मोर इनइलास्टिक होता है, वो वर्टिकल ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, सॉरी मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लेस इनइलास्टिक होता है, या हम कहें मोर इलास्टिक होता है, ये फ्लैटर ज़्यादा होता है। ये किस वजह से होता है, मैंने बताया था कि यहाँ जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, मोर इनइलास्टिक, और यहाँ पर ये मोर इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक कब होता है, जब लोगों के सामने बाकी प्रोडक्ट के ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट उनको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लो मैंने अभी ऑप्शन दिया था कि डव का प्राइसेस बढ़ जाता है, तो प्रोड्यूसर के सामने ऑप्शन है कि वो नंबर 1 साबुन को यूज़ कर ले, वो लक्स को यूज़ कर ले। जब ये महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड वो कम कर देगा और बाकी प्रोडक्ट वो खरीदने लगेगा। तो यहाँ पर उसके सामने मतलब उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हैं जिनको वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है डिमांड की। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि उसके सामने एक ही प्रोडक्ट है, तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके सामने कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है, उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो उसको क्या है कि इस प्रोडक्ट को खरीदना ही पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, ठीक है, वो इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक मतलब उसको वो प्रोडक्ट खरीदना ही होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड है उनकी वजह से ये इलास्टिसिटी डिसाइड होती है। सब्स्टिट्यूट होंगे उसके सामने, अगर दूसरे ऑप्शंस होंगे तो वो उनकी डिमांड इजीली कम कर देगा जिसका प्राइसेस बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होंगे, तो वो उसको उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। तो उसकी वजह से इस इलास्टिसिटी का जो है डिफरेंस आता है दोनों में। तो इसमें यही पूछा है कि डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब ये मोर फ्लैट है किसके कंपेरिजन में, मोनोपोली के, एज कंपेयर्ड टू अ मोनोपोली। किसकी वजह से, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, नो, लार्ज नंबर ऑफ फर्म, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पर ये आंसर ठीक होगा, यहाँ पर उसके सामने अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नहीं ये नहीं होगा। तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू ट्रेड थ्योरी डेवलप्ड बाय क्रूगमैन। ये जो न्यू ट्रेड थ्योरी है इसको दिया था क्रूगमैन ने, और डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल हेक्चर और इन थ्योरी है उससे ये बिल्कुल अलग है। थ्योरी बाय एम्फेसाइजिंग, इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया है। देखो ये जो हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करते हैं ये हमेशा परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं और सीआरएस की बात करते हैं। इनकी जो थ्योरी होती है परफेक्ट कंपटीशन, सीआरएस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन क्रूगमैन कहते हैं कि जब जो चीज़ हमारी रियल लाइफ में ही नहीं पाई जाती है तो ऐसी थ्योरीज की स्टडी करने से क्या फ़ायदा। थ्योरी ऐसी बनाओ जो रियल लाइफ को यूज़ करती हो, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में क्या पाया जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आईआरएस पाया जाता है, डिक्रीजिंग भी पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन की बजाय हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारी जो थ्योरीज है वो इनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि इनके ऊपर, ठीक है। तो क्रूगमैन ने अपनी न्यू ट्रेड थ्योरी में इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, नहीं ये ट्रेडिशनल थ्योरी में आएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यस। अब बाकी का भी पढ़ लेते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज, नहीं। फैक्टर इन डोमेन्स एट द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रेड, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 70, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रोडक्ट कर्व बिगिंस टू फ्लैटन आउट इंडिकेट। इसमें टीपी कर्व का पूछा है, टीपी कर्व, ठीक है। तो टीपी कर्व जब हम बनाते हैं तो ये ऐसे जाता है, ऐसे मैक्सिमम, फिर टीपी कर्व नीचे की तरफ आता है। अब ये कह रहा है द पॉइंट, वो पॉइंट एट विच जिस पर टीपी कर्व बिगिंस टू फ्लैटन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे ये वाला,
ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। उस पॉइंट के बाद में वो क्या है, ऐसे फ्लैट होता जाता है, फ्लैट मतलब ऐसे ऐसे की तरफ जाता है। तो वहां पर ये क्या शो करता है इस कंडीशन में, ये इस वाले पार्ट की पूछ रहा है, ये वाला, क्योंकि ये अब धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या इससे सूचना मिलती है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑन सेट ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, अच्छा इसके वो हम भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर मैक्सिमम ये इसका, ये है एमपी, एक मिनट, ये है एमपी और ये है एपी। ठीक है, एपी। तो यहाँ पर डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो एमपी होता है वो मार्जिन मतलब घटता हुआ होता है। ठीक है, ये वाला। तो डैमनिशिंग एम आर जो है मार्जिनल रिटर्न या प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है, डैमनिशिंग कर रहा है, वो डैमनिशिंग मतलब वो फॉल कर रहा है। ये ठीक है, ये भी ठीक है इसका। बाकी का डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, एंड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन रिटर्न या प्रोडक्टिविटी जो है वो डैमनिशिंग कर रहा है, वो फॉल कर रहा है इस स्टेज में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम, लागत प्रेरित जो इन्फ्लेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? जैसी बात है, कॉस्ट की वजह से होता है। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। तो कॉस्ट में क्या आता है, वेजेस आते हैं, रॉ मटेरियल्स है, ये सारी चीज़ है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओनली नहीं, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके प्राइसेस में जब वृद्धि होगी तब वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नो स्पेंडिंग, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं, इंक्रीज इन वेजेस, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन, यस। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जब इनके वेजेस ये कॉस्ट बढ़ेंगे तो उससे टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। तो 71 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, what was the primary objective of India's mercantile export from India's scheme in India's mercantile export? हाँ, यहाँ पर देखो मर्केंटाइज का मतलब होता है कि जो व्यापार होता है हमारा, जो ट्रेड होता है विदेशों को। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम को, इस स्कीम का मतलब उद्देश्य है कि हमारे जो ट्रेडर हैं, जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये मोटिवेशन का काम करता है। क्या करता है? मोटिवेशन का, यानी कि उनको मोटिवेट करता है कि वो एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करें और हमारा जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है उसको बढ़ाएं और बीओपी हमारा इम्प्रूव करें। तो ये एक तरह से एक्सपोर्ट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई है। टू इम्पोज हायर ड्यूटीज़ ऑन लग्जरी एक्सपोर्ट्स नहीं, जब ड्यूटीज़ लगाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट उससे फॉल करेंगे, जबकि ये स्कीम एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने वाली है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। टू इनकरेज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन एग्रीकल्चर नहीं, टू प्रोवाइड कंज्यूमर सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, प्रोवाइड कंज्यूमर सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाउस होल्ड नहीं। जब ये कंज्यूमर को सब्सिडी देंगे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर तो जाहिर सी बात है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो फॉल करेगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्टर्स थ्रू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स, यस, ये जो एक्सपोर्टर है उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, थ्रू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के थ्रू। तो 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म। तो यहाँ पर दिया है कि ऐसी कौन सी बाजार है जिसमें जो फर्म है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो ये इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ओलिगोपोली में होता है। कुछ फर्में होती हैं और कुछ फर्मों के जो डिसीजन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मोनोपोली नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें हर फर्म अपना प्राइस मेकर होती है, तो यहाँ पर जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो 73 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 74, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई प्राइमरली एम्स टू। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? देखो यहाँ पर सेलेक्टिव का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या हम कहें जो आरबीआई होती है, क्योंकि लोन वोन ये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के थ्रू देता है, तो यहाँ पर सेलेक्टिव होता है कि ये कुछ सेक्टर्स को डिसाइड कर लेते हैं कि किसको हमें कितना लोन देना है पहले से ही।
ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर जिनमें लोन की ज़्यादा ज़रूरत है उनको लोन ज़्यादा दें, कुछ ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उन्हें लोन की कम ज़रूरत है तो उनके लिए लोन का जो कोटा है वो कम रखें। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, जो क्रेडिट दिया जाता है वो मतलब सेलेक्टिव होता है, कुछ स्पेशल सेक्टर्स को वो मतलब क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, और कुछ को नहीं देते हैं, ये पहले से ही ये लोग तय कर लेते हैं। ये होता है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई प्राइमरली एम्स टू कंट्रोल द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, नहीं। एलिमिनेट कॉमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मार्जिन, कॉमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्ट क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर और पर्पसेज, यस, कुछ स्पेशल जो सेक्टर होते हैं उनको डायरेक्ट ये क्रेडिट उनको देते हैं। मेंटेन यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ये भी नहीं होगा। तो 74 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 76, 75. The term tax incidence refers to, टैक्स इंसिडेंस, देखो एक होता है टैक्स इम्पैक्ट, एक होता है इम्पैक्ट वर्ड, और एक होता है इंसिडेंस वर्ड। ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब होता है लीगली जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, कानूनी रूप से जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और इंसिडेंस का मतलब होता है जो रियल बर्डन को वहन करता है, मतलब जो एक्चुअल में उसको पे करता है, या हम कहें एक्चुअल पेमेंट बाय द पर्सन, एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, ये लीगली होता है, मतलब कानूनी रूप से उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इंसिडेंस का मतलब होता है कि कौन वास्तविक रूप से उस टैक्स को पे कर रहा है जिसके ऊपर रियल बर्डन जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल बर्डन को शो करता है इंसिडेंस। तो इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, द एक्चुअल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स, यस, टैक्स का जो एक्चुअल में बर्डन जिसके ऊपर पड़ता है वो इंसिडेंस होता है, और कानूनी रूप से जिसके ऊपर लगाया जाता है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन नहीं, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ये भी नहीं, लीगल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इसको हम इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंस क्या होगा, एक्चुअल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर अ लार्ज कंट्री assumptions when a country imposes an optimum tariff the welfare effect on their importing country is, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको बताने का तरीका अलग है। लास्ट में क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि एक बड़ा सा कंट्री है और वो ऑप्टिमम टैरिफ कंडीशन के थ्रू वो ड्यूटीज या टैरिफ लगाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसमें था कि उसका जो बीओपी है ट्रेड इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जब वो टैरिफ इम्पोज करता है या लगाता है इफेक्ट, तो उसका जो है जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज होती है, इम्पोर्टिंग मतलब जैसे कोई बड़े कंट्री से बाकी के जो देश हैं वो वहाँ से प्रोडक्ट को मंगाते हैं, तो उनके ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब देखो ये कोई बड़ा कंट्री है ए, ठीक है, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट को मंगाते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट जाता है। अब ए ने क्या किया, यहाँ से जो प्रोडक्ट इनके पास जाता है इनके लिए क्या होगा, ये इंपोर्ट होगा, ए के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। जब वो इनके ऊपर टैरिफ लगाएगा तो उनके इंपोर्ट का जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट का प्राइसेस बढ़ जाएगा तो इन देशों में वो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, और वो महंगा हो जाएगा तो इन लोगों को पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि चलो इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक बार जो है इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू डेडवेयर लॉस, ये ऑलवेज वर्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिव ड्यू टू टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूवमेंट नहीं, डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, यस, जीरो एस गेन्स एंड लॉसेस अनकंसिडर्ड नहीं। देखो यहाँ पर इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो बी होगा। कैसे, ए जिस प्रोडक्ट को इन देशों को बेचता है, अगर उन देशों में उसकी जो इलास्टिसिटी है वो हाई है,
हाई मतलब थोड़ा सा भी ये इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ये जो कंट्री है इसकी डिमांड को कम कर देंगे, तो वहाँ पर ये कितना भी टैरिफ बढ़ा ले तो उसका इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी जो इलास्टिसिटी है जितनी कम होगी, इसका मतलब है कि ये कितना भी उसको टैरिफ लगा दे, प्राइसेस बढ़ा दे, ये इनके प्रोडक्ट की डिमांड को कम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इन पर डिपेंड करेगा कि टैरिफ अगर बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो इससे जो ट्रेड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये दिया डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, for open and classification which of the following is the best measure of central tendency। लास्ट टाइम इसी में क्वेश्चन आया था कि जो मोर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत छोटे से छोटा से डेटा है, डेटा सीरीज में कोई वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इस तरह की डेटा सीरीज में मीडियन का यूज़ होता है। और मैंने वही बताया था कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव जो डेटा होता है वहाँ पर भी हम मीडियन का यूज़ करते हैं, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है इसका दूसरा नाम होता है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड अप्रोच। ठीक है, या क्लासिफिकेशन जो भी हम कह सकते हैं वहाँ। तो यहाँ इसी में पूछा है फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, तो यहाँ मीडियन इसका आंसर होगा, मीन नहीं होगा, मोड नहीं होगा, मीडियन इज द आंसर, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा। तो 77 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द अंडर। ठीक है, पीसी में क्या होता है, एमआर कर्व ऐसे होता है, ड्यू पॉली में जो है एमआर कर्व कभी ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, मतलब वहाँ फर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। ओलिगोपॉली में भी डिफरेंट होता है, मोनोपॉलिस्टिक में एमआर कर्व जो है ऐसे होता है, तो कांस्टेंट जो होता है वो इसमें होता है। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 79, अंत्योदय अन्न योजना जो आई थी, अंत्योदय अन्न योजना होता है कि पुअर में भी जो पुअर लोग होते हैं, गरीब से भी गरीब लोग जो होता है उनको ये जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम आई थी ये दिसंबर 2000 में आई थी, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो अन्नपूर्णा जो स्कीम है ये आई थी, कब आई थी, ये आई थी दिसंबर 2000 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, इन अ मोनोपोली द लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट टाइपिकली रिजल्ट्स इन। देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार इसमें आ रहा है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इनके बीच में इलास्टिसिटी कैसी होती है और जो है स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड, वर्टिकल, ये कई बार इसके ऊपर आ गया है, बार बार इसमें ये रिपीट हो रहा है। तो इन मोनोपोली लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोली में ओनली वन प्रोडक्ट होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है, और एक ही प्रोडक्ट होता है तो कंज्यूमर के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, और कंज्यूमर के सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इलास्टिसिटी उसके जीरो के बराबर होती है, यानी कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली, या हम कहें इनइलास्टिक डिमांड होती है उसकी। तो इनइलास्टिक डिमांड होती है तो इसका मतलब है कि इसका जो कर्व बनता है वो ज़्यादा वर्टिकल होता है। ठीक है, डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यस। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, नहीं। एबिलिटी टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नहीं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 81, according to the Heckscher-Ohlin model, a country will export goods that। अब एचो थ्योरी जो है ये कहता है कि जिस देश में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मान लो कोई कंट्री है उसमें लेबर बहुत पाया जाता है, तो वो लेबर से प्रोडक्शन करेगा, लेबर से वो जो प्रोडक्शन करेगा वो लेबर इंटेंसिव करेगा, लेबर इंटेंसिव, लेबर का यूज़ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और अगर उस देश में जिस सोर्सेस की
कमी होती है, जिस फैक्टर की कमी होती है, जैसे मान लो कैपिटल कम है, पूंजी कम है, मशीन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, तो वो क्या करेगा कि इनसे बने हुए प्रोडक्ट को अपने देश में वो मंगाता है, क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और जिस प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मिलता है उसका वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। रिक्वायर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल ऑफ इन अदर कंट्रीज, नहीं। फेस इन इलास्टिक डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, नहीं। यूज इंटेंसिवली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच इट इज रिलेटिवली अबंडेंट, यस। यानी कि जो साधन उसके यहाँ सघन होता है, सघन अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस फैक्टर से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इसका सी आंसर सही है। हैव द लोएस्ट एब्सोल्यूट प्रोडक्शन कॉस्ट ग्लोबली, नहीं। तो 81 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 82, व्हाट इज नोन एज शटडाउन प्राइस। शटडाउन प्राइस, देखो इसको ऐसे समझेंगे, कोई फैक्ट्री है, मान लो ये कोई फैक्ट्री है ए, ठीक है, ये अभी बंद पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इस फैक्ट्री के ऊपर जो प्रोड्यूसर होता है उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे इसके रख रखाव पर खर्च करना पड़ता है, ठीक है, मशीनें रखी हुई हैं, जंग लगी हुई हैं, तो उसमें वो हर बार ऑयल डालता है कि वो जंग ना बढ़े, वो कंटिन्यूस चलती रहें। ऑयल हो गया, पेंट हो गया, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, इन सबको सुचारू रूप से उसको कंटिन्यूस देखरेख करनी पड़ती है और एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और ये जो एक्सपेंडिचर होता है, प्रोडक्शन होगा तब भी वो करेगा और प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट होता है, जिसको जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन, मान लो अब फैक्ट्री बंद थी, अब वो क्या करता है, धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाता है। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे इन चीज़ों को वो हायर करेगा वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनको बढ़ाएगा वैसे वैसे इनके ऊपर जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो खर्चा बढ़ेगा वो बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये जो प्रोडक्शन है, जिसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इनके ऊपर जो खर्चा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है शटडाउन प्राइस क्या होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है, प्रोडक्शन होगा तब भी, प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी उसको करना है, तो इसका प्रोडक्शन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है और उसको अगर वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है उसके प्रोडक्शन से, तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बनाने में उसका कितना वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू, ये क्या होता है, ये एबीसी होता है। यानी एक यूनिट बनाने पर उसका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है एसी, वो उसके प्राइस के बराबर हो, तब तक वो प्रोडक्शन को जारी रखेगा। ये वो कंडीशन है जहाँ पर उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं शट डाउन प्राइस, शट डाउन पॉइंट या फिर प्राइस। अब ये प्रोड्यूसर के ऊपर चॉइस है कि इस कंडीशन में, यानी कि जितना वो खर्चा कर रहा है उतना ही उसको रेवेन्यू हो रहा है, तो न प्रॉफिट है न लॉस है, जितना कॉस्ट उसका आ रहा है उतना उसको मिल रहा है। तो इस कंडीशन में वो चाहे तो बंद कर सकता है अपना प्रोडक्शन, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू किए रख सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है शट डाउन पॉइंट या शट डाउन प्राइस। अब प्राइसेस इससे भी कम हो जाएं, जितना वो कॉस्ट लगा रहा है उससे कम उसको मिल रहा है, तो इस कंडीशन में उसको लॉस होगा, और लॉस होगा तो इस कंडीशन में वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बंद कर देगा। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं शट डाउन जोन। तो क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि शट डाउन प्राइस क्या होता है, तो शट डाउन प्राइस वो होता है जहाँ पर प्राइसेस जो है वो एबीसी के बराबर होते हैं।